नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं आपके स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आज आइए हम एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण हम पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 हम आज रीड करेंगे। चैप्टर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज रीड करते हैं हम वैश्वीकरण। क्या है वैश्वीकरण और इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा। थोड़ा व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, उस व्यक्तिगत प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके सुलझा लिया जाएगा एंड देन फिर वीडियो कंटिन्यूटी में बनी रहेगी। तो आज चलिए हम चैप्टर 9 को हम रीड करते हैं अच्छी तरह से। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट मिलता है तभी वीडियो बनाने में मज़ा आता है। जब सपोर्ट नहीं मिलता तो वीडियो में कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। तो चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट ये वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा तो आप इसमें सपोर्ट करते रहेंगे। तो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और कवर करने की कोशिश करते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की अलग अलग जो आपके राजनीतिज्ञ हैं, अलग अलग थिंकर्स हैं, इन लोगों की विचारधाराएं अलग अलग है ग्लोबलाइजेशन को लेकर। ग्लोबलाइजेशन को मतलब होता है, अगर हम आम भाषा में बात करें ग्लोबलाइजेशन के मतलब की, तो हम ये समझेंगे कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से मैच कराना। अर्थात अगर आज आपके पड़ोसी के पास टीवी है तो आपके पास भी होनी चाहिए। तो मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी पावर को मतलब मैच कराना, विश्व की अर्थव्यवस्था से मैच कराना ही क्या है, वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण की धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, अवधारणाओं को लेकर अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन वैश्वीकरण की विचारधारा यही है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है, मतलब बहुत ही संदर्भ में से रिलेट करते हैं, जिससे हम अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र में क्रियान्वित करते हैं और दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों के व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिससे हमको पता लगता है कि व्यक्ति कहाँ है, क्या उसकी स्थिति है और क्या वह करना चाहता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम वैश्वीकरण के बारे में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, तत्व है प्रवाह। क्या होता है प्रवाह? मान लीजिए वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण रिलेटेड हो सकता है अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था से आप कैसे मैच कर सकते हैं। तो उसके लिए आप, हो सकता है आप वस्तुओं का व्यापार करें, आप अन्य देशों से पूंजी कैसे आएगी भाई? पूंजी जब वस्तु बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे, खरीदेंगे, तभी तो पूंजी होगी। अपना श्रम बेचें, आपके व्यक्ति जाकर दूसरे देशों में कमाएं, अंदर फिर विचारधाराओं का आदान प्रदान, एक दूसरे से दूसरे अन्य हिस्से पर मुक्त प्रवाह होता है। देखिए कैसे होता है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण दुनिया बुनियादी तत्व प्रवाह है। प्रवाह कई प्रकार के होते हैं, जैसे वस्तुओं का प्रवाह हो, पूंजी का प्रवाह हो, श्रम का प्रवाह हो या विचारों का प्रवाह हो। विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से अन्य मुक्त प्रवाह है। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण को क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण भी कहते हैं और यह एक बहुआयामी अवधारणा है। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं और एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, यह ना तो केवल आर्थिक परिघटना है और ना ही सिर्फ सांस्कृतिक और राजनीतिक परिघटना है। वैश्वीकरण जो हो सकता है वो ना ही कोई आर्थिक परिघटना है और ना ही कोई सांस्कृतिक परिघटना है। ये सांस्कृतिक रूप से, ये आर्थिक रूप से और बहुआयामी परिघटना है। मतलब इसे भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि भैया देखो, भू को एक मंडल में जोड़ देना, अर्थात दूरियां सिमट जाना। दूरी जो हो जाए वो सिमट जाए, तो इसे ही क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के कारण क्या हो सकते हैं? वैश्वीकरण के कारण क्या क्या चीज़ें बदलाव आपको देखने को मिलेगी? पहली चीज, आपका जो टेक्नोलॉजी होगी वो उन्नत और विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जिस कारण आज विश्व वैश्वीकरण, आपके जो वैश्वीकरण होगा ना, तो टेक्नोलॉजी उन्नत किस्म की आएगी। और जब टेक्नोलॉजी उन्नत किस्म की आएगी ना, तो जो विश्व है वो वैश्विक ग्राम बन जाएगा। अब वैश्विक ग्राम से क्या तात्पर्य है? वैश्विक ग्राम के तात्पर्य है कि सबकी पहुंच में वो होगा, विश्व सबकी पहुंच में होगा, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी बराबर होंगे और सभी से एक दूसरे की अर्थव्यवस्था जुड़ी रहेगी और युद्ध के आसार बहुत कम होंगे। वैश्विक ग्राम बन जाएगा। जैसे आज देखिए, हमने वैश्वीकरण की ओर कदम रखा तो हमारे यहाँ टेलीफोन लाइन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप, इंटरनेट व अन्य तकनीकी संसाधनों में विश्व विभाग के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। आपने कभी, हमारे लिए पॉसिबल नहीं था जानना कि हम टच मोबाइल चलाएंगे एंड देन 1
क्लिक। मेरे लिए सोचना ये बहुत मतलब ऑकवर्ड था कि हम अमेरिका में बैठकर या भारत में बैठकर हम अमेरिका में बैठे व्यक्ति से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, परंतु आज ये संभव हो सका है। ये संभव किसके कारण हो सकता है? तो ये संभव संचार की क्रांति से। और ये संचार की क्रांति आई कैसे? तो हमने एक दूसरे देशों को देखा, आपस में उनके देशों का जो रिलेशन था उन्हें अध्ययन किया, एंड देन ये सूचना की क्रांति वहां से चलकर यहाँ तक आई। पर्यावरण की देखो, वैश्विक अगर समस्याओं की बात करूँ तो वैश्वीकरण में खूब सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कौन सी समस्या आपको देखने को मिलती है? तो वैश्विक समस्याओं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सारी काफ़ी समस्याएं हैं। वैश्वीकरण के मूल अवधारणाओं में कुछ समस्याएं भी है, अर्थात ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण खाली बढ़ावा ही देता है, वो कुछ समस्याओं को बढ़ावा देता है। उसकी अवधारणा है जो मतलब उसके भी रास्ते में क्या बन रहे हैं, रोड़ा बन रहे हैं। जैसे वैश्वीकरण की समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? वैश्वीकरण की समस्याएं हैं सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इत्यादि। वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो वैश्वीकरण पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचार की गतिशील एवं मुक्त प्रवाह। वैश्वीकरण ने क्या इम्पोर्टेंट किया है, क्या विशेषता हुई है? वैश्वीकरण की इम्पोर्टेंट विशेषता क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है कि जब वैश्वीकरण आने से पूंजी, श्रम, वस्तु और विचारों की गतिशीलता एक मुक्त प्रवाह हो जाता है। पूंजी का और वस्तुओं का, विचारों का गतिशील एवं मुक्त प्रवाह हो जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि। पूंजीवादी व्यवस्था में खुलापन आ जाता है और जो विश्व में ट्रेड होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। देशों के बीच आपसी जुड़ाव और अंत निर्भरता होती है। ठीक है, विश्व में आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारी और एंथ्रॉक्स, इबोला, HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों को वैश्विक सहयोग का प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण से ही सहयोग का प्रभाव पड़ता है। अगर आज देखिए, आज अभी आपने सुना होगा बेरूत में, क्या लेबनान में, बेरूत में शायद, आई थिंक बेरूत में, लेबनान में क्या फटा? आपने देखा अमोनियम नाइट्रेट फट गया, NH3 अमोनियम नाइट्रेट फटा तो 3 लाख लोगों को उसने प्रभावित किया। 260 किलोमीटर तक उसकी रेंज थी। तो आज प्रत्येक देश वैश्वीकरण के कारण ही तो जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक देश क्या कर रहे हैं? लेबनान की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो वैश्वीकरण की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। वैश्वीकरण से क्या होता है? देश आपस में जुड़ जाते हैं। वैश्वीकरण के उदाहरण देखिए कि विभिन्न विदेशी वस्तुओं को भारत में उपलब्धता है। आज हम चाइनीज़ ब्रांड के जो भी चीज़ें हैं वो हम भारत में खरीद सकते हैं। कारण क्या है चाइनीज़ ब्रांड के भारत में खरीदने का? क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना से हमारा जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, अमेरिका के ब्रांड्स को हम खरीद सकते हैं। इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, कहीं के भी ब्रांड को आज हम भारत में उपलब्ध करा सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंट कारण क्या है? ये क्योंकि वो भारतीय जो बाहर के ब्रांड है वो यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए हम उसे खरीद सकते हैं। और ये आ कैसे रहे? ये ग्लोबलाइजेशन के कारण आ रहा है, क्योंकि हमने व्यापार के रास्ते सरल किए। अगर व्यापार के रास्ते कठिन होते या हमारा किसी से सांस्कृतिक जुड़ाव नहीं होता, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होते, तो शायद ही संभव हो पाता कि कभी हम अमेरिका की चीज़ों को खरीद सकते। युवाओं को कैरियर और विभिन्न अवसर का मिलना वैश्वीकरण के उदाहरण है। जो नए नए अवसर प्रदान होते हैं, जैसे आज देखिएगा अमेरिका में आपके देश के आधे से ज़्यादा इंजीनियर काम करते हैं, इंडियंस जो हैं, साइंटिस्ट हो गए, नासा में हो गए। तो मतलब क्या है कि इसी वैश्वीकरण के कारण ही तो लोग बाहर जाके पढ़ते हैं, एंड देन उन्हें फिर अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, जिससे वो क्या करते हैं? अपने देश का नाम रोशन करते हैं। किसी भारतीय को अमेरिकी कैलेंडर एवं समय अनुसार सेवा प्रदान करना। ठीक है, अमेरिकी कैलेंडर एवं समय अनुसार सेवा प्रदान करना। फसल को खराब हो जाने पर किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेना। ठीक है, अनेक खुदरा रिटेल व्यापारी को डर है कि रिटेल का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI लागू होने पर बड़ी रिटेल कंपनियां आएंगी और उनका रोजगार छिन जाएगा। मतलब क्या है? ये वैश्वीकरण है। देखो, अगर वैश्वीकरण का अगर कुछ अवसर मिले हैं तो कुछ कमियां भी हैं। जैसे आज वैश्वीकरण के कारण ही अगर किसी भी कारण मान सकते हो कि किसी भी किसान की फसल खराब होती है तो देन वो आत्महत्या कर लेता है। उसके खुदरा रिटेल छोटे मोटे उद्योग पर बेचते हैं ना, उनको ये डर लगा रहता है अगर बड़े बड़े FDI आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया, कोई बाहर की कंपनी आ गई, तो जितने भी छोटे मोटे माल सप्लाई करते हैं वो लोग की बंद हो जाएंगे, और बाकी में ये सब होता है।
और वैश्वीकरण लोगों के बीच में असमानताओं को वृद्धि करता है। उदाहरण सकारात्मक और नकारात्मक। देखो, किसी भी चीज की दो मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों होते हैं। मतलब किसी भी चीज की अच्छी बातें भी होती हैं और बुरी बातें भी होती हैं। अगर किसी चीज में अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें हैं, ठीक है, और दोनों को हम लेकर चलेंगे ताकि हमारी स्टडी और बेटर हो सके। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ की अच्छाई को पढ़ लेते हैं, उसकी बुराइयों को नहीं पढ़ते, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि आप जब मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों लेकर चलेंगे तभी आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे अगर हम मोदी के कार्यकाल को अच्छा माने तो उनमें कुछ बुरे भी काम हुए। अगर उनको बुरे कामों को देखा जाएगा तभी हम उनके शासन को ओवरऑल एक आकलन कर सकते हैं। तो इसीलिए वैश्वीकरण को अगर देखेंगे तो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको डर है वैश्वीकरण से। क्यों डर है? उसका डर का कारण मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए छोटे मोटे व्यापारियों को डर नहीं होगा तो क्या करेंगे? वो छोटे मोटे व्यापारी जो होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। क्यों समाप्त हो जाएंगे? उसके पीछे समाप्त होने के पीछे कारण ये होगा कि बड़ी बड़ी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएंगे और वो FDI क्या करेंगे? छोटे मोटे देशों को, छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उनको खत्म कर देंगे। वैश्वीकरण के प्रभाव के मुख्य 3 प्रभाव हमको अध्ययन करना है और 3 प्रभाव के बारे में जानना है। एक है राजनीतिक, एक है आर्थिक और तीसरा है सांस्कृतिक। वैश्वीकरण के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, हर प्रकार के अलग अलग हो सकते हैं। तो नकारात्मक, सकारात्मक जो भी प्रभाव हैं उनके बारे में हम जानेंगे। वैश्वीकरण प्रभाव के मुख्य 3 प्रकार के हैं। पहला राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। वैश्वीकरण के प्रकार 3 प्रकार के वैश्वीकरण होते हैं। पहले राजनीतिक स्तर पर, दूसरा आर्थिक स्तर पर और तीसरा सांस्कृतिक स्तर पर। वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव आज हम पढ़ते हैं एंड देन फिर हम अगले वीडियो में उसको सबको कवर करेंगे, ठीक है। तो वैश्वीकरण राज्य की क्षमता में कमी आई। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। अब सब कुछ मुख्य कार्य जैसे कानून व्यवस्था बनाना, सुरक्षा तक ही सीमित है और बाजार आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताओं को मुख्य निर्धारक है। मतलब कहते हैं कि राज्य की थोड़ी ना राज्य की जो भूमिका थी, राज्य की जो क्षमता थी उसमें कमी आई। अब राज्य खाली शासन प्रशासन का काम करता है, कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने का और सुरक्षित करने का काम करता है और बाजार और आर्थिक गतिविधि सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। बाजार आर्थिक गतिविधि जो है ये सामाजिक प्राथमिकताओं का क्या हो रखा है? मुख्य निर्धारक हो रखा है। राज्य की प्रधानता बरकरार है तथा वैश्वीकरण में कोई खास चुनौती नहीं मिल रही है। राज्य अपनी जगह पर जैसे था वैसे ही बना हुआ है और वैश्वीकरण उसे कुछ खास चुनौती नहीं दे रहा है। इसके अनुसार वैश्वीकरण के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचना जुटा सकते हैं और कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं। अंततः राज्य अधिक ताकतवर हुए हैं। राज्य आने वाले इस समय वैश्वीकरण के कारण ताकतवर ही हुए हैं। कहीं कह रहा है राज्य की प्रधानता बरकरार है, राज्य जैसे, कहीं राज्य की क्षमता में कमी आई, कुछ ना कुछ उसके क्षमता में कमी आई है। क्यों कमी आई है? उसका इम्पोर्टेंट कारण है क्योंकि वो कानून सुरक्षा बनाने में ही लिप्त हो रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी बन रही है, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाने के प्रयास कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।